स्वर समर्पण कार्यक्रम में आप सभी को नीलम अलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत कार्यक्रम में। और आज हम स्टूडियो में स्वागत कर रहे हैं एक बेहद विशिष्ट हस्ती का। आज हम स्टूडियो में बातचीत करेंगे श्री कालीनाथ मिश्रा से और जानेंगे इनकी संगीत साधना के बारे में, इनकी संगीत यात्रा के बारे में। परिचय में मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि श्री कालीनाथ मिश्रा एक जाने माने तबला वादक हैं, बल्कि कहा जाना चाहिए कि अग्रणी तबला वादकों में से एक हैं। और जो तबला वादन की परंपरा है उसका परचम सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी आपने लहराया है और साथ ही युवा पीढ़ी को लगातार प्रेरित किया है अपनी संगीत साधना से। कालीनाथ मिश्रा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने जैसा कि कहा कि आपके परिचय में हम बहुत थोड़ा बताएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा हम जानना चाहेंगे आप ही से। जब आप हमारे समक्ष हैं यहाँ पर तो क्यों ना हम आपसे आपकी यात्रा के बारे में पूछें। तो मैं अपने श्रोताओं को ये बताऊं कि आपने बहुत छोटी उम्र में तबला वादन शुरू कर दिया था जी। तो संगीत से ये जुड़ाव आपका इतनी कम उम्र में कैसे हुआ, ये बताएं। पहले तो मैं दिल्ली आकाशवाणी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी। मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि मुझे संगीत विरासत में मिला, संगीत परिवार में मिला, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ हरिहरपुर का रहने वाला हूँ, जिसमें वहाँ एक से एक दिग्गज कलाकार रहे जी। उस समय मेरे पिता का नाम बहुत अमर था, विद्वान पंडित राखाल मिश्र। मैं उनका 8वां पुत्र हूँ, 8वां संतान हूँ। और मैं जब पैदा हुआ तो कहते हैं कि पापा गाना गाते थे तो मैं ताल में पैर फेंकता था। अच्छा। तो ये मुझे पता नहीं, मेरे पापा ने कहा। लेकिन मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि मुझे पापा 4.5 साल का उम्र था मेरा। और मेरे प्रथम गुरु रहे पंडित शंभुनाथ मिश्रा जी, मेरे बड़े भाई हैं। उनसे मुझे तबले का शुरुआत किया मैंने और वहीं से मेरी साधना शुरू हुई। और धीरे धीरे करते 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 उन्होंने विधिवत मुझे सिखाया, जैसे गुरु एक शिक्षा देता है। और डरता भी था क्योंकि बड़े भाई भी थे और हमारे बड़े भाई गाना गाते हैं, एक बहन गाना गाती है। मेरे छोटे भाई जो थे, मतलब मुझसे सब बड़े हैं, पिताजी गाना सिखाते थे, लेकिन मेरा ताल की तरफ मेरा हमेशा ध्यान जाता था। तो पिताजी बड़े नाराज हुए कि शंभुनाथ, लग रहा है कि ये गाना नहीं गाएगा, ये तबला बजाएगा। तो वहीं छोटे से एक जमाने में छोटा सा डिब्बा आता था जिसमें बच्चा बना रहता था, दूध का पाउडर का डिब्बा जी। तो भैया ने मुझे ला के दिया और उसी पे मैं बजाना शुरू किया जब वो गाना गाते थे। तो जी, ये एक छोटी सी उम्र थी, 4.5 साल की उम्र था। तो वहीं से मुझे लगन लगी। और फिर 5-5.5 साल का हुआ तो छोटा तबला लाके दिए और धाधा तिट्टी धाधा तुन्ना, तबले का सबसे प्रथम भाषा है धाधा तिट्टी धाधा तुन्ना, ताता तिट्टी धाधा धिन्ना। वहां से मेरी शुरुआत हुई जी। अभी आपने बताया कि आपका जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां संगीत पहले से था। तो ये कहा जाता है कि अगर विरासत में संगीत मिल रहा है तो ये तो ऊपर वाले की जो है वो कृपा है ही। लेकिन कई बार ये भी कहा जाता है कि जब आपके परिवार में पहले से ही जाने माने कलाकार हों तो शुरुआत करना थोड़ा सरल भी हो जाता है और जीवन में संघर्ष भी थोड़ा कम रहता है। तो इसमें कई बार पक्षपात के आरोप भी लगते हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्या है कि एक तो उस समय शिष्य बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन पहले माता पिता अपने बच्चों को पहले आगे बुलाते थे और उनका सुबह शाम ये नृत्य का काम था कि 2 घंटा 1 घंटा सुबह रियाज करो, शाम को रियाज करो। फिर वहां से संगीत की भाषा जब बढ़ती थी, संगीत का प्रचार होता था तो 2-4 जो पास पड़ोस के लोग हैं संगीत सीखने आ जाते थे। लेकिन संगीत सिखाने में कभी कि उसमें कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। जो मुझे पुत्र को देना है वही मुझे शिष्य को देना है और जो मुझे शिष्य को देना है वही पुत्र को देना है। अब लेने वाला कितना तेज है, शागिर्द है या पुत्र है, वो उस पर डिपेंड करता है जी। लेकिन मुझे कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा, मैं विधिवत करता रहा। और स्कूल की तरफ से हर जगह मैं बजाने के लिए जाता था। मेरे बड़े भाई हैं पंडित भोलानाथ मिश्रा, जो मेरे साथ 1-1.5 साल के बड़े हैं, बहुत अच्छा गाते थे और पापा उन्हें गाना सिखाते थे तो मैं उनके साथ ठेका देता था। तो करते करते हम लोगों की प्रचार इतनी शुरू हो गई कि हम दोनों लोगों का नाम प्रचार होने लगा यूपी बिहार में और मध्य प्रदेश में कि भोलानाथ कालीनाथ, भोलानाथ कालीनाथ। तो मुझे लगता है कि मुझे कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। हाँ, रियाज के लिए बहुत मार खाया हूँ जी, कि क्योंकि साधना प्रैक्टिस तो ये आजकल का शब्द हो गया इंग्लिश, लेकिन रियाज किया कि नहीं किया तो भैया से बोलता था हाँ, और रियाज कर 1 घंटा कर लेंगे तब खाना मिलेगा जी। यानी सख्ती भी थी परिवार में। और वो डर जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। हमने गुरु परंपरा के हिसाब से सीखा जी। ये नहीं कि कभी भी बैठ गए कभी भी आ गए, क्योंकि भैया तो घर पे ही थे, लेकिन उनका नियम था कि सुबह 6 से 7 रियाज करोगे, फिर शाम को 7 से 8:30 जी। तो रियाज करने से
और मेरे ख्याल से मुझे कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। अभी बातचीत में आपने बताया कि आप घर में सबसे छोटे हैं, तो ऐसे में बचपन में क्या शैतानियां होती थी और किस तरह से जो बड़े भाई बहन थे वो आपको डांट लगाते थे? नीलम जी, मेरे बड़े भाई का नाम बहुत फेमस है बंगाल में, पंडित दीनानाथ मिश्रा जी। अब मैं पहले भाई का नाम बता दूं। पंडित दीनानाथ मिश्रा गायक, जो मेरे प्रथम गुरु रहे पंडित शंभुनाथ मिश्रा, वो तबला के बड़े विद्वान पुरुष रहे और गाना भी गाते थे। उनसे मैंने पूरा विधिवत शिक्षा लिया। फिर जो उनसे छोटे भाई हैं सारनाथ मिश्रा, वो बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन उनका म्यूजिक टीचर का स्कूल में जॉब लग गया जी। फिर जो मेरे छोटे भाई हैं पशुपतिनाथ मिश्रा, उनका भी बहुत बड़े ऑफिसर बन गए। तो इनको संगीत का शिक्षा कम लेना पड़ा, जबकि बहुत अच्छा गाते बजाते हैं। भोलानाथ जी विधिवत अपने भाई के पास सीख रहे थे, बड़े भैया से, और पापा इनको सिखाते थे, पिताजी। तो इनका विधिवत शिक्षा हो रही थी और मुझे सर्विस करना नहीं था। और 2 बहनें हैं हमारी, माधुरी मिश्रा और उर्मिला मिश्रा। तो मैं अपने पिता का 8वां संतान हूँ जी। तो वैसे भी मैं बहुत लाडला था, लेकिन पढ़ाई लिखाई में मैं बहुत तेज था। मैं पढ़ाई लिख क्योंकि भैया से डरते थे जी। कि इस समय से उन्होंने समय बांध दिया था कि इस समय खेलोगे, और खेलने में उस समय टीवी वगैरह नहीं हुआ करता, दूरदर्शन। तो एक छोटी छोटी गोटी आती है उंगली से खेलने के लिए, कंचे जिसे बोलते हाँ हैं। हाँ, वो हम लोग खेलते थे। जी। और मुझे याद है कि मैं 6 साल का था तो किसी ने मार दिया था। मुझे फुटबॉल भी खेलने का बड़ा शौक था, तो मार दिया था तो मेरी उंगली सूज गई थी। तो भैया हमारे ये नहीं पूछे कि क्यों खेले, आए घर पे और 5-7 थप्पड़ लगाया कि तुम उंगली तुम्हारा सूज गया तो रियाज कैसे करोगे। उनको इसका चिंता था कि रियाज कैसे करोगे। फिर मैंने थोड़ा खेला कम किया और पढ़ाई पे और तबले पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया। पहली प्रस्तुति कौन सी रही जो दर्शकों के सामने थी विधिवत रूप से? मैं 7 साल का था, केंद्रीय विद्यालय में भी पढ़ा 1 साल जी। तो मेरे भैया वहाँ पे टीचर थे, पंडित सारनाथ मिश्रा जी। तो अब देखिए 26 जनवरी 15 अगस्त ऐसे कुछ जब त्यौहार आता है तो उसमें बच्चों को गाना वगैरह गवाते हैं, जो जिस विधा में है, नृत्य भी कराते हैं। तो उसमें पूरे स्कूल में 2 ही तबला वादक थे। तो मैं प्रथम रहा हमेशा। मैंने कहा ना कि मुझे विरासत मिला है और मुझे आगे भागने की हमेशा इच्छा रहती थी कि मेरी तारीफ हो, मेरे तबले की तारीफ हो। वहाँ बजाया, 7 साल का उम्र था, और जितनी पब्लिक थी, जितने स्कूल के बच्चे थे, मतलब उनका ध्यान आ गया कि यार ये तो बहुत अच्छा तबला वादक है। तो अगर पढ़ाई में कभी थोड़ा कम भी मुझे मिलता था नंबर तो टीचर लोग बढ़ा देती थी कि नहीं ये तबला। तो उस समय जो मुझे प्रभावित हुआ मैं बच्चों से, टीचर से, तो मुझे मेरा मनोबल बहुत अच्छा बढ़ गया। फिर मैं और झुकाव तबले की तरफ कर दिया। जहाँ 1.5 घंटा रियाज करना था वहाँ 2-3 बार 1.5 घंटा लेके बैठ जाते थे। तो 7 साल की उम्र में पहला परफॉर्मेंस दिया मैं जी। और एक बात और बताना चाहेंगे, 12 साल की उम्र में स्कूल की तरफ से गया मैं नीलम जी। 6-7 स्कूल के बच्चे गए, भोलानाथ जी भी थे गाने में, तबले में था, बहुत लड़के आए थे लखनऊ में जी। वहाँ 3 दिन का कार्यक्रम था और हर दिन 12-12-12 ऐसे करके गाने में ना। तीसरे दिन मेरा तबला था और मैंने एक 3 दर्जे का पराल बजाया और उठान बजाया। बजाने गाने में हमारी बैठने की स्टाइल, बैठने का मनोबल, बोल कितना जोर से बोलना चाहिए, कितना सॉफ्ट बोलना चाहिए, कब कहाँ हमें फोर्स देना है बोल में, वहाँ जब पढ़न किया और पढ़न करके बजाया तो हमारे भारत के तबले के उन्हें जादूगर कहा करते हैं जी। और पता लगा कि मेरे चाचा लगते थे लेकिन मैं बच्चा था। पंडित सामता प्रसाद जी, जिनका नाम है गुदई महाराज, उन्होंने मुझे गोल्ड मेडल दिया जी। और उसके बाद से तो फिर मेरी गाड़ी जो दौड़ी है तो अभी भी चल रही है, अच्छे से चल रही है। ये ईश्वर की बड़ी कृपा रही जी। तो बहुत ही छोटी उम्र में आपने गोल्ड मेडल कमा लिया था। अच्छा ये बताएं कि जैसे अभी बातचीत में आपने बताया कि बैठने की जो शैली है, जो तरीका है तबला वादन में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जब एक तो रियाज करते हैं तब, और जब प्रस्तुति होती है तब भी बहुत देर तक बैठना पड़ता है और बार बार अपने बैठने के तरीकों को बदल भी नहीं सकते। तो ऐसे में फिटनेस का क्या रोल है, क्या भूमिका है? आपका जो सवाल है, प्रश्न है, बड़े अच्छे हैं। देखिए क्या है कि ये सबसे बड़ा हमारा आसन है बैठने का, चाहे गायन हो चाहे वादन हो। मैंने कहा कि 12 साल में जब 9-10 साल का था तो हमारे गांव में हरिहरपुर में शादी हुई थी जिसमें हमारे भारत के महान कलाकार पंडित बिरजू महाराज जी, जो अभी नहीं रहे, उनका नृत्य का कार्यक्रम था और तबले में आए थे पंडित किशन महाराज जी। उनका जो मैंने बैठने का तरीका देखा, वज्र आसन कहते हैं, घुटने को मोड़ के, तो मैंने देखा कि वो 3 घंटा तबला बजा और वैसे ही बैठे थे। तो मैंने कहा कि इनकी घुटने में दर्द नहीं होते हैं, लेकिन कहते हैं कि देखा शिक्षा परीक्षा, ये संगीत की बड़ी अच्छी भाषा है। देखा
शिक्षा और फिर परखना। तो मैंने उसका रियाज किया। तो मैंने पूछा कि अच्छा, बड़े भाग्यवान थे नीलम जी कि वो मेरे चाचा लगते थे जी। जब उन्हें पता लगा कि मैं राखाल जी का बेटा हूँ तो बोले बेटा तुम हमारे भतीजे लगोगे। और हमारे पिताजी का बड़ा नाम था, पिताजी को बहुत मानते थे। तो मैंने कहा चाचा जी आप ऐसे बैठते हैं तो आपके पैर में दर्द नहीं होता है? तो बोले बेटा इसको कहते हैं वज्र आसन। इसमें जब बैठोगे तो एक शरीर का जो ताकत है वो तुमको पूरा तबले में बड़े आराम से मिलेगा। तो मैंने भी रियाज किया, उसका प्रैक्टिस किया। 2-4 महीने के बाद मैं उसी आसन में बैठता था जी। और 2.5 घंटा 3 घंटा 4 घंटा रियाज करता था उसी आसन में बैठ के, वज्रासन में। तो वो तो बहुत बड़ा वर्जिश है। वज्रासन के लिए कहा जाता है कि वो शरीर को भी वज्र के समान बना देता है। उसका नाम ही है वज्रासन जी। तो वो आसन ऐसा है कि मेरे ख्याल से उस समय ये जिम वगैरह नहीं होते थे। अखाड़े में जाओ, मिट्टी से करो, लड़ाई करो, पहलवानी करो, और वो सबसे बड़ा आसन है। तो मेरे ख्याल से शरीर को आप देखिए कि बहुत से कलाकार होंगे जो बहुत कम उम्र में जल्दी चले गए होंगे, वो कुछ ऐसा हादसा हुआ होगा। वरना बिस्मिल्लाह खान साहब लीजिए, गुदई महाराज जी लीजिए, अल रखा खान साहब बहुत लंबी जिंदगी जीते थे बड़े आराम से। तो ये तो सबसे बड़ा आसन है हमारा जी। अच्छा, जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, परिवार बढ़ता है, तो ऐसे में जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं और जो कला है उसके साथ साथ आर्थिक पक्ष भी जुड़ जाता है जी। तो कभी भी आपको परिवार को आगे ले जाने में कभी कोई दिक्कत आई? कभी आपको ऐसा लगा कि मैं तबला वादन न करता, कुछ और करता? कभी मन में ये ख्याल आया? पहली बात तो मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि ईश्वर से मैं रोज़ यही प्रार्थना करता हूँ। मैं माँ का बहुत भक्त हूँ, मुझे माँ अच्छी लगती थी। मेरी अपनी मम्मी को भी प्यार करता था, रोज़ सुबह पैर छूता था पापा का, लेकिन माँ को बहुत प्यार करता था। तो वहीं से मेरा लिंक हुआ माँ दुर्गा जी। पहली बात तो मेरे पापा गवैया के एक जमींदार भी कहलाते थे। हमारे गांव में बहुत खेत है। तो पापा कहीं सर्विस नहीं करते थे, पिताजी जी। जब वो कहीं गाने बजाने में जाते थे तो उस समय पैसे कम मिलते थे, असरफियाँ मिलती थी जी। भाई इनको इतना असरफी दे दो, इनको इतने पैसे दे दो। और जब वाहवाही लुटने गया तो तबले में मुझे वाहवाही मिलती थी। तो मैंने पापा से कहा कि पापा हमको पूरी तरह से तबला सीखना है। और भैया विद्वान तो थे ही, लेकिन कहते ना कि वो घर की मुर्गी साग बरोबर, दाल बरोबर। हाँ, फिर भी आजकल दाल महंगा हो गया है तो साग थोड़ी सी ठीक है, दाल बरोबर। तो उसमें क्या हो गया नीलम जी कि भैया ने कहा कि अब भाई मेरे पास जितना विद्वता थी मैं उसको दे रहा हूँ। मेरे बहनोई हैं जिन्हें हम जीजा बुलाते हैं, वो बड़े विद्वान पुरुष हैं, अभी भी हैं वो, बनारस के हैं वो, लेकिन बम्बई में रहते थे वो जी। हमारी बड़ी बहन बम्बई रहती हैं, पंडित मदन मिश्रा जी। तो पिताजी उनके तबले को बहुत पसंद करते थे और वो बजाते भी बहुत क्योंकि अपने बाबा से उन्होंने सीखा बनारस में अच्छी तरह से। बड़ा मुश्किल चीज़ है नीलम जी कि एक तैयार बच्चे को, पौधे को मेरे भैया ने अपने बहनोई के पास सौंप दिया जी। उन्होंने कहा कि मदन जी ये घर का 8वां पुत्र है, मेरा लाडला है ये, हाँ। मैं चाहूँगा कि इसे विधिवत तबला सिखाओ जी। तो बोले ठीक है। तो हम 79 में बम्बई आ गए, गंडा बंधन शागिर्द बने उनका हम। और फिर वहाँ भी हमारी चर्चा चलती रही, लेकिन वहीं से मेरा 2-4 जगह किसी के यहाँ जाके सिखाने लगा, किसी के सितार के साथ, गाने के साथ, वायलिन के साथ या नाच के साथ बजाने लगा। तो मुझे थोड़े थोड़े पैसे आने लगे, तो मुझे थोड़ा सा उसका भी लालच हुआ। लेकिन रियाज हमारा, जब भी भैया फ़ोन करते थे उस समय कहाँ मोबाइल था, चिट्ठी लिखी जाती थी जी। तो डांटते थे, बोलते थे कि मदन जी हम कमाने के लिए नहीं भेजे, हमारे पास यहाँ कमाने का जरिया बहुत है, उसको तबला प्लेयर बनाना है। तो मेरे दिमाग में वही था। तो कमाता था, इतना कमाता था कि ठीक है हम अपना कहीं भी चले जाएं, किसी से मांगे नहीं जी। तो ये विद्वता भी चलती रही, सीखना भी चलता रहा, लेकिन हमें कभी उसकी कमी महसूस नहीं हुई जी। यानी आपने तबले को जितना समय दिया, तबले ने भी आपको बहुत कुछ दिया। तो अभी जैसे जिक्र किया आपने कि आपने अन्य प्रस्तुतियों में भी संगत के तौर पर तबला बहुत बजाया है। तो हम जैसे जानते हैं कि बेली डांस हुआ, भरतनाट्यम डांस हुआ, ओडिसी, तो अन्य जो नृत्य शैलियां हैं उनमें आपने संगत की है तबले से, और देश के जाने माने कलाकार, प्रख्यात कलाकारों के साथ में आपने संगत की। मैं चाहूंगी कि इस बारे में आप हमें थोड़ा बताएं कि जब एक सोलो प्रेजेंटेशन होती है, आप एकल कलाकार के रूप में प्रस्तुति दे रहे हैं, और जब संगत कलाकार के रूप में प्रस्तुति देते हैं, क्या अंतर है दोनों में? ऐसा है कि जहाँ हम जिस गांव में रहते थे जब 79 के पहले, वहाँ गिने चुने लोग रहते थे। कलाकार की बात नहीं कर रहा हूँ, कलाकार तो बहुत थे, लेकिन घर में गए, रियाज करवाए, चले आए।
लेकिन जब हम बम्बई आए 79 में, तो नीलम जी मैं उस शहर को माँ, गुरु, भगवान सब मानता हूँ कि महाराष्ट्र ने मुझे सब कुछ दिया जी। किसी प्रकार का मुझे पाने में कभी कमी महसूस नहीं हुई, न मुझे कोई दिक्कत हुई। वहाँ आए 79 में, जीजा जी के पास रहते थे, सीखते थे, रियाज करते थे। जीजा जी बोले कि चले जाओ एक क्लास कर लो, मैं थक गया हूँ तो जाके क्लास, क्योंकि मुझे तो उसकी लालच थी कि मैं कलाकार से मिलूंगा। हम सबसे पहले गए पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी के घर जी, जिन्हें कहते हैं कि ये ऐसे कलाकार हैं, मैं शायद बातचीत में नाम बताऊंगा, कि कुछ कलाकार ऐसे हैं कि जिनको कहते हैं हम लोग कि ये भगवान की तरह हैं, क्योंकि बहुत काम किया जी। वहाँ गए, बजाना शुरू किए तो दिन में हफ्ते में 3 बार जाते थे, उनके साथ ठेका लगाते थे। फिर करते करते अरविंद पारिक जी के यहाँ गए, जो पंडित उस्ताद विलायत खान साहब के शिष्य हैं, अभी भी मुंबई में है इस वक्त, 97 98 के पास में आसपास में है। वहाँ मुझे विलायत खान साहब से मुलाकात हुई, ये 84 की बातें हैं। फिर पंडित कार्तिक कुमार जी से मुलाकात हुई, ऐसे करते करते सितारा देवी से मुलाकात हुई, सुनैना जी से, मतलब यहाँ तक कि हर कलाकार से मुझे मिलना हुआ। और रियाज भी करते थे, और रियाज करते थे रात को, क्योंकि दिन में इनके पास जाके रियाज करते थे, वो हमारे साथ बैठ के रियाज करते थे। तो मुझे लगता है कि मुझे ये सब बड़ा आराम से मिल गया, मुझे कहीं कोई कठिनाई नहीं करनी पड़ी कि उनके यहाँ जाने के लिए मुझे नहीं मिल रहा है, आज मत आओ कल आओ, क्योंकि उनको भी लालच सही था कि यार कालीनाथ आएगा तो 2 घंटा रियाज करेंगे जी। और मुझे ये लालच था कि उनके पास जाऊंगा, रियाज करते थे, फिर रात को मैं अपना रियाज करता था 9-10 बजे से लेकर 2-2.5 घंटा 3 घंटा। तो हर कलाकार को मुझे मिलने के लिए कहीं परेशानी नहीं हुई। तो ये भगवान की, मेरे माता पिता का बहुत बड़ा श्रेय था, बहुत बड़ा आशीर्वाद था जी। और अंतर क्या है जब अकेले प्रस्तुति देते हैं और किसी कलाकार के साथ? उसमें जी, मैं कहीं और चला गया। क्या है, तबला प्लेयर का एक बहुत बड़ा रोल है। आप जब पेपर में लिखती हैं तो हमारे बारे में लिखेंगी तो उस हिसाब से लिखेंगी, अगर उस्ताद जाकिर भाई के लिए लिखेंगी तो और अलग लिखेंगी जी, अमिताभ बच्चन के लिखेंगी तो और अलग लिखेंगी। तो मेरा रोल, तबले वाले का रोल, ये मैंने गुरु जी से सीखा था, पंडित किशन महाराज जी से, कि बेटा चारों पट का तबलिया बनना। ये नहीं कि सिर्फ गाने के साथ बजा रहे हो तो दूसरा वाला तुमको नहीं बुलाएगा, कोई इंस्ट्रूमेंट वाला नहीं बुलाएगा कि अरे नहीं वो तो सिर्फ गाने के साथ बजाते हैं। उसी तरह से सोलो का भी है कि तबला कब कितना बोलना चाहिए, किसके साथ कितना बोलना चाहिए। जब आपने इशारा किया सारंगी के साथ तो छोटा सा एक झलक दिखा के, जिसे हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में फूलधरी, की छोटी सी झलक दिखा के फिर अपने ठेके पे आ गए, ताकि हम उन्हें डिस्टर्ब न करें। तो मुझे लगता है कि तबला सोलो जब हम करते हैं तो उसमें मैं शेर की तरह बैठता हूँ, बातचीत भी करूंगा, कुछ बातें पढ़ के बताऊंगा। लेकिन अगर मैं नाच के साथ बजाता हूँ तो वहां दोनों चीज की जरूरत है, एक दिमाग जी और एक रियाज। दिमाग की बात ऐसा है नीलम जी कि वो नाच जो करने वाला है वो बोल पढ़ के चला गया, अब हमें उसे ही बजाना है, तो इतना बड़ा बोल हम कैसे याद रखेंगे। तो दिमाग को यूज करना है कि कितने हिसाब से बोले थे वो, उसी हिसाब से मुझे बोल को बजाना है। इंस्ट्रूमेंट एकदम अलग हो गया, बांसुरी का चलन अलग है, सितार का चलन अलग है, सरूद का चलन अलग है। इनके साथ मुझे संगत में जाके रियाज करता था कि मैं कहाँ कितना बजाऊंगा, ताकि मैंने पहले ही कहा था कि मुझे वाहवाही लुटने की बड़ी शुरू से क्षमता रही। तो सरोद के साथ बजा रहा हूँ तो अरे वाह कालीनाथ बहुत सुंदर ठेका दे रहे हो, तो मेरा मनोबल बढ़ता था। अभी तक मुझे लगता है कि किसी ने ये नहीं कहा होगा इतनी बड़ी उम्र में मेरे कि यार तुम बहुत लाउड बजा रहे हो, थोड़ा सा मीठा बजाओ, कभी किसी ने नहीं। यानी जो दूसरे वाद्य यंत्र हैं उन पर हावी ना हो जाए। ना एकदम नहीं। अगर उनका साउंड 80% है तो मेरा साउंड कम से कम 50, 55, 60 होना चाहिए जी। ये नहीं कि 80 है तो मैं 82 हो गया हूँ। हाँ, एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि भारत का मैं एक ऐसा तबला वादक हूँ कि कथक के साथ 40-45 साल हो गया मुझे बजाते, लेकिन उस कथक के साथ साथ मुझे और भी अनुभव रहा कि बैली के साथ कैसे बजाते हैं, भरतनाट्यम के साथ कैसे बजाते हैं। तो उसमें मुझे बहुत अच्छा मौका मिला और मैं सबके साथ घुल मिल गया अपने तबले को लेके। अच्छा, कभी आपका मन किया कि आप तबले के अलावा कोई और वाद्य यंत्र भी बजाएं? नहीं, कभी मन तो नहीं हुआ। गाने का मैंने कहा था कि
गाना मेरे दिमाग में बहुत है, क्योंकि पापा गाते थे, मम्मी गाती थी, मेरे नाना नानी गाते थे, भैया जब गा के आते थे उनके साथ उनकी वाहवाही मिलती थी, तो गुनगुनाना मेरा एक आदत पड़ गया। लेकिन बम्बई शहर में मैं जब किसी के साथ नाच के साथ जब रियाज करवाता हूँ तो उनके साथ ठुमरी गाता हूँ, उनके साथ वंदना गाता हूँ, उनके साथ तराना गाता हूँ, तो मेरा एक गुनगुनाने का आदत है, तो गाने का शौक है। तो जब गाने की बात चली है, मैं आपको ऐसे कैसे छोड़ दूंगी। तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप कुछ गुनगुनाएं हमारे लिए। देखिए, पहले तो मुझे पुराने गाने फिल्मों के बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन पापा की एक बंदिश जरूर सुनाना चाहूंगा। जी जरूर। नैन बान तान तान तगी तगी मारी रे नटवर छेला, नैन बान तान तान तगी तगी मार, वो मारी के जो तान जाते थे, मारी रे नटवर छेला नैन बान, तो ये बंदिशें हैं। लेकिन फिल्मों के गाने में मुझे लता जी बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे 2-3 गाना मैं बड़ा अच्छा गुनगुनाता था। परदेस जाके परदेसिया भूल न जाना पिया, हो तन मन किसी ने तुझे, तन मन किसी ने अर्पण किया, परदेस जाके। तो पुराने गाने सुनने की आदत बहुत ही मीठा आपने गाया। और तो ये बताएं कालीनाथ मिश्रा जी कि आपने देश में तो बहुत सारी प्रस्तुतियां दी ही हैं, लेकिन साथ ही विदेशों में भी आपकी प्रस्तुतियों का डंका बजा है, संगीत प्रेमियों को आपने मंत्रमुग्ध किया है। दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, संयुक्त अरब अमारात, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, बहुत सारे नाम इस फहरिस्त में शामिल हैं। क्या अंतर रहता है जब आप भारत में प्रस्तुति देते हैं और विदेश में देते हैं? जब मैं पहली बार गया अमेरिका जी 92 में, तो वहाँ का माहौल और भारत में हमारे नीलम जी ऐसा है कि जब कोई चीज बीच में अच्छा लगता है, जैसे कोई तान मारा जोर से, तो पब्लिक तर ताली बजाती है। तबले का कुछ तिरकिट बजाया तो ताली बजती है, डांसर ने धुआंधार किया। अमेरिका जब हम गए जी पंडित राकेश चौरसिया, पंडित रूपक कुलकर्णी जी के साथ, तो वहाँ 1 घंटा 5 मिनट का प्रोग्राम था। इतना टुकड़ा, इतना तिहाई बजाया, किसी ने ताली नहीं बजाई। तो मैं अंदर से सोच रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं कि मेरा तबला इनको पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ का नियम जो है मैं बताना चाहूँगा कि बीच में कोई ताली नहीं बजाता है जी। जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो वो 4-5 मिनट, मतलब आपको माइक में स्टेज पर बार बार आना पड़ेगा। वहाँ जो तालियों की गड़गड़ाहट है, वो सारी पब्लिक खड़ी हो जाती है और कम से कम 4-5 मिनट वो ताली बंद ही नहीं होता है जी। तो इतना अच्छा लगा मुझे। तो जाके मैंने ऑर्गेनाइजर से पूछा, मैंने कहा सर, बोले सर यहाँ बीच में कोई ताली नहीं बजाएगा। और वहाँ में और भारत में इतना फर्क ये है कि बीच में थोड़े लोग बातें करते हैं, बीच में किसी का मोबाइल बज जाएगा। वहाँ स्ट्रिक्टली मना रहता है कि अगर 6:30 बजे प्रोग्राम है तो 6:20 को गेट खुलेगा, 6:28 पे सारी पब्लिक पैक हो जाएगी, 6:30 पे हमारा मंच पे आना होता है। यानी जो ऑडियंस है और जो कार्यक्रम है वो पूरी तरह अनुशासित रहता है जी। और बहुत ध्यान से सुनते हैं नीलम जी, बड़ी विधिवत सुनते हैं म्यूजिक को। उसके बाद से तो विदेशों में मैं इतने बार गया, सब जगह भगवान की कृपा से वाहवाही मुझे मिली, अच्छा लगा मुझे जी। सिर्फ वाहवाही नहीं, आपको बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान भी मिले हैं, जिनमें से कुछ मैं बताना चाहूंगी अपने श्रोताओं को। स्वर साधना समिति अवार्ड आपको मिला, सुर सिंगार संसद तालमणि सम्मान आपको मिला, कला भूषण, कला रत्न, किंग ऑफ तबला, भारत गौरव, ये सब सम्मान पुरस्कार आपके नाम हुए। नालंदा कनक नर्तन पुरस्कार, साथ ही द आर्ट ऑफ लिविंग कला सारथी सम्मान, उत्तर भारतीय महासंघ और साहित्य गंगा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस भी आपको मिला। ये बताइए कि जब पुरस्कार मिलते हैं, जब सम्मान मिलते हैं, तो क्या लगता है कि कलाकार ने जो पिछली मेहनत की है वो सब बदले में मिल गई या जिम्मेदारी और बढ़ गई? क्या लगता है? मेरे ख्याल से आपका बड़ा अच्छा रहा कि जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं जी, क्योंकि अवार्ड मिलने से हमारा तबला दुगना चौगुना नहीं हो जाएगा, तबला वही रहेगा, लेकिन हमें मिलता क्यों है ये अवार्ड? कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि इनकी इतनी अच्छी साधना है, इन्होंने इतना देर तक बजाया, तो मुझे लगता है कि इन्हें इस मान सम्मान से इन्हें सम्मानित करना चाहिए। तो वो मुझे नहीं करते हैं वो जी, वो जो मैंने बजाया, जो वादन मेरे साथ है, जो मैं वादन शैली कर रहा हूँ, उस वादन को मिलता है। फिर मेरा उसके नाम पे कि हाँ कालीनाथ मिश्रा ने तबला बजाया। और जब वो मुझे मिलता है तो मैं सबसे पहले अपने माता पिता को याद करता हूँ जी, कि अगर माता पिता ने मुझे अच्छा नहीं पैदा किया होता, मेरे गुरु ने मुझे अच्छा शिक्षा नहीं दी होती,
साधना तो होता ही है, हम्म, वरना मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। जी। तो ये सम्मान मिलने से हमारा मनोबल बढ़ता है। आप तो बहुत सारे टेलीविज़न सीरियल्स जो हैं और फिल्मों से भी जुड़े रहे खूब हैं, खूब बजाय। और मैं ज़रूर बताना चाहूँगी अपने लिसनर्स को कि हेमा मालिनी, माधुरी दीक्षित, मीनाक्षी शेषाद्री, इनके जो एल्बम्स थे, म्यूज़िक एल्बम्स, जी। उनमें भी श्री कालीनाथ मिश्रा जी ने तबला वादन किया है, शिरकत की है। कैसा अनुभव ये रहा जब मंच प्रस्तुति होती है और जब आप रिकॉर्डिंग के दौरान बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करते हैं, तो क्या अनुभव रहा? मीनाक्षी शेषाद्री, आपको पता होगा कि बहुत अच्छी डांसर हैं वो। जी। उन्होंने पंडित दुर्गाराज जी से कथक भी सीखा है और भरतनाट्यम डांसर हैं वो। तो हमारी पहली मुलाकात हुई 1983-84 में। बड़ी उनका बड़ा नाम था उस वक्त, तो उनको करीब से कभी देखा नहीं। लेकिन एक डांसर हुआ करते थे, अभी वो नहीं है, बड़े यंग में चले गए, वीरेश्वर गौतम जी। तो कथक और भरतनाट्यम का जुगलबंदी ऐसे करके, तो मैं वीरेश्वर के साथ गया। तो मेरी मीनाक्षी से वहाँ चर्चा हुई, और जब तक मीनाक्षी रियाज की 3 घंटा 4 घंटा, मैं मंच से उठा ही नहीं उस जगह से। जी। तब उन्हें लगा कि कालीनाथ जी, आपको लग रहा है कि संगीत से बहुत प्यार है। मैंने कहा प्यार नहीं है, ये मेरा जीवन है। जी। तो वहाँ मीनाक्षी से बात हुई। तो उसके बाद कई प्रोग्राम हमने साथ में किए। और देखिए, बॉलीवुड की हैं, तो अब हमारे में उनके में फ़र्क क्या है कि उनके इर्द गिर्द 10 उनके देखने वाले होंगे, मेरे इर्द गिर्द कोई नहीं, मेरा तबला है। जी। तो उनके पीछे 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 20 लोग लग जाते थे। लेकिन भरी महफिल में भी मीनाक्षी का शब्द था कि पहले कालीनाथ जी को बुलाओ, उनका सम्मान करो, क्योंकि उनके बिना हम लोग अधूरे हैं। क्योंकि म्यूजिशियंस का एक बड़ा रोल होता है। फिर करते करते हेमा मालिनी से मुलाकात हुई। तो हेमा जी तो मुझे बहुत प्यार करती हैं। और रहा माधुरी का सवाल, तो 2007 से माधुरी से मेरी मुलाकात हुई, माधुरी दीक्षित जी से। जी। बहुत ग्रेसफुल डांसर हैं वो। बहुत साल तक उनके बच्चों को सिखाया, बच्चे बड़े हो गए। जी। मतलब मैं बता रहा हूँ कि ऑनलाइन में माधुरी जी का और मेरा तबला एवरी डे हमारा 1 घंटे का रियाज होता था, एवरी डे 11 से 12। यानी एक कलाकार दूसरे कलाकार की अहमियत भी जानता है और सम्मान भी बहुत करता है। बहुत अच्छी कलाकार है। जी। अभी जो युवा हैं, उनका थोड़ा सा फ्यूजन की तरफ थोड़ा आकर्षण बढ़ रहा है, या टेक्नो म्यूजिक है, और कुछ युवा ऐसे भी हैं जो सच में तबला ही सीखना चाहते हैं, जो हमारी पारंपरिक शैली है। तो इनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन किसी की कही बातें करूँगा जी। कि ये किशोरी ताई की बातें, किशोरी ताई हरी जी का और सितारा जी का, ये फ्यूजन कहाँ से आ गया? किशोरी अमोनकर जी की बात? जी, किशोरी ताई का। अरे बाप रे बाप, क्या कोकिला थी भाई। गिरजा बुआ, हमारी बुआ लगती थी, गिरजा अप्पा, लोग अप्पा बुलाते हैं जी। लेकिन नीलम जी, उन्होंने एक शब्द कहा कि ये फ्यूजन क्या है रे? फ्यूजन क्या है? फ्यूजन का नाम उन्होंने कन्फ्यूजन दे दिया था। लेकिन देखिए, संगीत है, हमें संगीत की शुद्धता रखते हुए, अगर मैं कभी बैली के साथ बजा रहा हूँ तो कोई बुरी बात नहीं है। अभी जाकिर भाई भी बहुत से फ्यूजन के साथ बजाते हैं, वो भी म्यूजिक है। लेकिन वो म्यूजिक के दायरे में रह के मुझे काम करना चाहिए। ये नहीं कि मैं क्लासिकल लेके पहुंचा, मेरे साथ फ्यूजन है, तो फ्यूजन म्यूजिक है, तो मैं कोई फिल्मी ले लिया, तो नॉट अलाउड देयर ऑन द स्टेज। जी। जी। और युवाओं के लिए क्या संदेश? युवाओं के लिए मैं एक ही से निवेदन करूंगा कि जितने भी हैं मेरे सुनने वाले, मुझे सुनने वाले, क्योंकि आपका धरोहर है भारत का, आपका संगीत, ये विरासत में मुझे मिलना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। और संगीत से बड़ा सेवा कुछ भी नहीं है। हर घर में संगीत होना चाहिए और इसकी साधना करो। प्रोग्राम तो मिलेगा ही मिलेगा। बोलते हैं कि खुशबू को कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपने उस शैली को प्राप्त किया है तो आप जरूर मार्केट में आओगे। भागने की कोशिश मत करो, रियाज करो, फिर जहाँ भी आपको प्रोग्राम में बुलाया जाओ, अपने माता पिता की सेवा करो, बड़ों का इज्जत को, गुरु को एक भगवान की तरह प्यार करो, और तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। जी। आपने अपने जीवन की बहुत महत्वपूर्ण बातें हमसे साझा की, और साथ ही आपने युवाओं को भी एक संदेश दिया जो अपने आप में अनमोल है। कालीनाथ मिश्रा जी देश के जाने माने तबला वादक और विदेश में तबला वादन की परंपरा को पहुंचाने वाले एक समर्पित कलाकार। आकाशवाणी परिवार की ओर से मैं आपको धन्यवाद कहती हूं कि आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें समय दिया। स्पर्शिता श्रीवास्तव की प्रस्तुति स्वर समर्पण से मैं नीलम मलकानिया अब लेती हूँ अनुमति। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।